हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग लेटर राइटिंग पर काम कर रहे हैं। आज लेटर राइटिंग में ही हमारा सेकंड सेक्शन है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट लेटर कंप्लीट किया। वो फर्स्ट लेटर आपका जो था वो सरकारी पत्र था। अब इसके बाद में हम लोग आगे के जो 4 प्रारूप हैं उन पर क्रमशः चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सेकंड लेटर फॉर्मेट पर। सेकेंड लेटर फॉर्मेट पर हम बात करते हैं तो जो सेकेंड लेटर है वो क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे अर्ध सरकारी पत्र पर। तो पहले हम जान लें अर्ध सरकारी पत्र होता क्या है। लेटर नंबर 2, अर्ध सरकारी पत्र। जैसा कि हम जान रहे हैं कि सरकारी पत्र हमने देखा। अब अर्ध सरकारी पत्र का मतलब क्या हुआ। कभी कभी अर्ध सरकारी पत्र को लेकर के कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि अर्ध सरकारी पत्र ऐसे पत्र जो आधे सरकार से जुड़े होते होंगे, आधे प्राइवेट से जुड़े होते होंगे। ऐसा नहीं है। अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत विशेष रूप से होता क्या है, जब दो सरकारी स्तर के व्यक्तियों के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर पत्र लिखे जाते हैं तो वो अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। इनके जो विषय होते हैं वो कोई किसी कार्य के शीघ्र निस्तारण हेतु, किसी कार्य के संपादन हेतु विमर्श, कोई ऐसे तत्काल प्रभाव से संबंधित सूचना जो अगर सामान्य पत्र के माध्यम से पूछी जाएगी या भेजी जाएगी तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इस वजह से व्यक्तिगत स्तर पर दो सरकारी अधिकारियों के बीच, पदाधिकारियों के बीच पत्र संप्रेषित किए जाते हैं, वो अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ में ही आप ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो पत्र होंगे वो दो सरकारी अधिकारी ही हों। अगर एक सरकारी अधिकारी किसी निजी व्यक्ति को भी पत्र प्रेषित करता है तो भी अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से अर्ध सरकारी पत्र ऐसा पत्र जो दो विभिन्न व्यक्तियों के बीच, पदधारकों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर संप्रेषित किए जाते हैं, वो अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी जो है एक, यहाँ पर ये जो है ये डीएम साहब हैं, डीएम या कहीं कहीं डीसी भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए यह एसपी साहब है। अब इनके बीच किसी बात को लेकर के कोई मंत्रणा करनी है। जैसे मान लीजिए मंत्रणा करनी है कि भाई जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उस पर विशेष रूप से कोई एक आयोजन किया जाए जो हमारे सांस्कृतिक झांकी को या जिस जनपद में उनकी पोस्टिंग है उसकी किसी उसके स्तर पर किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम, एक भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का और आयोजन किया जाना है। तो उस स्तर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर कोई बात करनी है तो उस स्तर में आपस में जब एक दूसरे से मंत्रणा करेंगे या कोई समय निर्धारित करेंगे कि भाई एसडीएम साहब और एसपी साहब आप जो है हमारे आवास पर इस तारीख को रविवार के दिन इतने बजे से इतने बजे के बीच उपस्थित होइए और इसका विषय है कि जो 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त पर हम विशेष रूप से एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ चर्चाएं करनी हैं। तो ऐसे जब पत्र व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाएंगे तो वो कैसे पत्र होंगे, अर्ध सरकारी पत्र, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जा रहे हैं न कि पदधारकों के बीच। ठीक है, तो ये हुए अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो पत्र की भाषा होती है उसमें थोड़ी आत्मनिष्ठता होती है, यानी वो उस टाइप की टकसाली भाषा नहीं होती है जो सरकारी पत्र या परिपत्र में देखने को मिलती है। इसकी भाषा जो होती है वो थोड़ी आत्मनिष्ठ होती है, उसमें व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग की गुंजाइश रहती है। तो इस वजह से ये जो है थोड़े आत्मनिष्ठ किस्म के ऊपर पत्र होते हैं।
साथ ही साथ यह जो है ये भी द्विआयामी होते हैं। इसमें मान लीजिए एक पद से दूसरे पद को और दूसरे पद धारक ने पहले पद धारक को यानी कनिष्ठ से वरिष्ठ और वरिष्ठ से कनिष्ठ के बीच लिखे जाते हैं। तो ऐसे पत्र अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके प्रारूप पर चर्चा कर लेंगे कि आखिर इसका प्रारूप कैसा होता है और इसके प्रारूप में क्या क्या चीजें हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र, यहाँ पर प्रारूप के बारे में पहले हम देखेंगे। इसमें एक विशेष जो चीज़ रहती है वो ये रहती है कि इसमें आपका जो प्रेषक है, प्रेषक का ऊपर नाम रहता है लेकिन प्रेषिती का नाम थोड़ा नीचे रहता है मूल पत्र के बाद। तो इसको कैसे लिखेंगे प्रारूप के स्तर पर जो है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले जो होगा वो प्रेषक होगा, प्रेषक होगा, कॉमा लगाया। प्रेषक के बाद उसका नाम आ बा सा का खा याद रखेंगे। हमेशा जो है आपके पत्र में जो प्रश्न पत्र होगा उसमें भी निर्देश दिया होगा और यहाँ भी याद रखेंगे हमेशा आप किसी का नामोल्लेख नहीं करेंगे। क ख ग आ बा सा ए बी सी ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर पदधारक का नाम होगा, फिर उसका पदनाम होगा, पदनाम हुआ। यह जो है यहाँ पर आपने प्रेषक के संदर्भ में दिया। फिर जस्ट यहाँ पर दाहिनी तरफ यहाँ पर आप लिखेंगे उसी तरीके से अर्ध सरकारी पत्र संख्या। क्योंकि स्पेस कम रहता है इस वजह से इसको आप जो है सांकेतिक भाषा के रूप में लिख सकते हैं, अर्ध सरकारी पत्र संख्या। यहाँ पर आप पत्र संख्या देंगे। उसके बाद यहाँ पर विभाग, फिर अनुभाग, अनुभाग का नाम देंगे। विभाग और अनुभाग देने के बाद अंतिम रूप में आप यहाँ पर एक चौथा जो पॉइंट है वो है दिनांक और स्थान का, वो भी आप यहीं पर दे देंगे। दिनांक और स्थान का, दिनांक मान लीजिए आज है 4 अगस्त, तो यहाँ पर 4 अगस्त लिख देंगे, 4/8/2023। फिर स्थान मान लीजिए आपका जो भी है लिख लीजिए आप प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज स्थान लिख दिया। स्थान लिखने के बाद आप यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो प्रेषिती होता है, जिसको पत्र भेजा जाता है, उसका नामोल्लेख स्टार्टिंग में नहीं किया जाता है। तो इस पर हम डायरेक्ट अब हम इसके बाद विषय पर आ जाएंगे, जिस विषय में हमको पत्र लिखना है। एक चीज़ यहाँ पर और आप ध्यान रखेंगे वो यह कि यहाँ पर विषय का उल्लेख करना आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहें तो विषय का उल्लेख करें, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाध्यता नहीं रहती है विषय उल्लेख की। तो आप यहाँ पर ये स्वैच्छिक है। अगर संदर्भित पत्र में विषय अपेक्षित है तो उस पत्र में आप विषय उल्लेख करेंगे। अगर विषय उल्लेख की ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ पर विषय उल्लेख नहीं करेंगे। तो विषय के बाद के आशय के संदर्भ में, के आशय में, के आशय से, के आशय में जैसे जो भी उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर आप फिर आ जाएंगे अपने मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में आने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, यह जो पत्र रहता है ये आपके निजी पत्र के स्तर पर भी माध्यम में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो संबोधन होगा उसमें थोड़ी वैयक्तिकता की गुंजाइश रहती है, जबकि सरकारी पत्र में एक उसकी विशेषता होती है कि वो निर्वैयक्तिक होते हैं। निर्वैयक्तिक मतलब
उसमें व्यक्तिगता की गुंजाइश नहीं रहती है। और यह जो है क्या है, यह वैयक्तिक स्तर पर लिखे जाते हैं। इस वजह से इनके जो संबोधन हैं उनमें हम थोड़े अनुशासनात्मक ढील देते हैं या उदारता बरतते हैं। तो आत्मनिष्ठ संबोधन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे प्रिय श्री महोदय। संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय श्री महोदय। ठीक है, ऐसे संबोधन हम लिख लेंगे। संबोधन लिखने के बाद फिर वही आपकी जो प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी वो होगी उपर्युक्त विषय के संदर्भ में। जैसा अभी मैंने पिछले पत्र में भी कराया था कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि पिछले पत्र में हमने क्या किया था, जो शासकीय पत्र था उसमें किया था कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसकी फर्स्ट लाइन ये थी, लेकिन इसकी फर्स्ट लाइन जो होगी, यहाँ पर निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप व्यक्तिगत स्तर पर जो है एक विमर्श करना चाहते हैं या सूचना संप्रेषित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसकी भाषा लिखेंगे कि उपर्युक्त के पत्र के संदर्भ में, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा। क्लियर हो गया? डिफरेंस बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वो ये नहीं कर रहा है कि भाई आपको जो है लग रहा है कि सर जो है वो कॉपी चेक करेगा, वो जो है हम ये गलती जो है करेंगे नहीं होगा, या इस चीज़ को ध्यान देगा, इस चीज़ को नहीं ध्यान देगा। उसको मालूम है कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, तो उसको सीधे से वो जाएगा, अच्छा इसने क्या फर्स्ट लाइन लिखी है, अर्ध सरकारी पत्र है उसमें भी इसने लिख दिया कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि भाई आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। तो इस वजह से इसकी भाषा के स्तर पर आप बहुत सावधानी बरतेंगे। तो आप बताएंगे कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, फिर जो भी आपकी बात हो उस बात को यहाँ पर पूरा करेंगे। उस बात को मान लीजिए आपने 2 पंक्तियों में पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर इसके बाद पुनः हम क्या करेंगे, अगर कोई और भी बात उसमें छूट जा रही है या दूसरी बात मुझे ऐड करनी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख करके पैराग्राफ 2 की शुरुआत करेंगे और पैराग्राफ 2 को भी में भी अपनी बात हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे। और अंत में फिर जब पैराग्राफ दूसरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पुनः हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इतनी आसानी से चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रही होंगी। पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर आप यहाँ पर वही दाहिने तरफ जो पत्रांत व्यवहारिकता जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पत्रांत व्यवहारिकता, यानी पत्र के अंत में के लिए जो व्यवहारिकता है उसको बोलते हैं पत्रांत व्यवहारिकता। तो आप यहाँ पर पत्रांत व्यवहारिकता में वही आप लिखेंगे भवनिष्ठ। यहाँ पर भवदीय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भवनिष्ठ। यहाँ पर और आप चूंकि ये आपका व्यक्तिगत स्तर पर पत्र है तो यहाँ पर लिख देंगे ससम्मान या सादर, ऐसे शब्द लिख देंगे। और ये जो भवनिष्ठ लिखा, भवनिष्ठ के बाद फिर वही आपका यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और फिर नाम होगा और फिर पदनाम होगा, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इतना तो आपने कर लिया, सामान्य बात है। अब यहाँ पर अगर कोई इनक्लोजर है, कोई संलग्नक है, तब तो हम संलग्नक की चर्चा करेंगे। अगर संलग्नक नहीं है तो वहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अधिकांशतः ये होता है सरकारी पत्रों अर्ध शासकीय जो पत्र होते हैं उनमें संलग्नक न के बराबर होता है, क्योंकि वो आपसी विमर्श होता है या कोई व्यक्तिगत सूचना का संप्रेषण या विनियमन होता है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर संलग्नक नहीं है तो संलग्नक की चर्चा नहीं करेंगे, अगर संलग्नक है तो उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर देंगे। अगर हम यहाँ पर संलग्नक की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इनक्लोजर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने दूसरे स्टेप की तरफ। वो स्टेप है यहाँ पर हमको प्रेषिती के बारे में बताना। तो यहाँ पर प्रेषिती के संदर्भ में हम यहाँ पर लिखेंगे सेवा में।
जो पहले ऊपर लिखते थे, अब यहाँ पर नीचे लिखना है सेवा में, फिर यही वही नाम बता दीजिए, फिर उनका पदनाम भी महोदय का बताइए, फिर उनका शासकीय पता भी आप यहाँ पर स्पष्ट करें कि महोदय का शासकीय पता क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पत्र चला जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि चूँकि अर्ध सरकारी पत्र है, इस वजह से इसमें चाहें तो प्रतिलिपि के बारे में लिखें, अगर प्रतिलिपि अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये दो लोगों के बीच के विमर्श का पत्र है, इस वजह से अधिकांशतः अर्ध सरकारी पत्रों में प्रतिलिपि नहीं भी लिखी जाती है। ये स्वैच्छिक है, अगर आप चाहें तो लिख दें, अगर नहीं लिख रहे हैं तब भी कोई नहीं कि इसकी वजह से आपका नंबर काट लिया जाएगा, आपने पत्र के किसी महत्वपूर्ण भाग को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। तो आप स्वैच्छिक स्तर पर चाहें तो उसको आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अर्धशासकीय पत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अर्धशासकीय पत्र के बाद हम तीसरे पत्र प्रारूप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है परिपत्र। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? इन चीज़ों में सबसे जो विशेष चीज़ है वो ये है कि इसके फुल स्टॉप, इसका फॉर्मेट, इसके पूर्ण विराम, इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने कोई भी स्टेप यहाँ पर लूज़ किया, कि भी किसी भी स्टेप में गड़बड़ी हुई, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इस वजह से इसकी जो भाषा है और जो स्टेप्स हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने तीसरे पत्र प्रारूप की तरफ, वो होता है परिपत्र। परिपत्र इसको बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर कहते हैं सर्कुलर जारी किया। कनिंघम सर्कुलर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था, वो याद होगा। तो वो उसी तरीके से ये सर्कुलर होता है। तो पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि आखिर परिपत्र है क्या। परिपत्र के बारे में सामान्य से समझ आप अपनी विकसित करिए या जानकारी ये बनाइए कि जो परिपत्र होता है उसमें किसी एक विषय के संदर्भ में जब विभिन्न विभागों को, विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न संस्थाओं को एक साथ सूचित करना होता है, तब ऐसे पत्र निर्गत किए जाते हैं। ऐसे पत्रों के साथ क्या होता है, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो और पाने वाले अनेक हों, तो सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जब प्रेषक एक हो, विषय एक हो, प्रेषक एक हो और पाने वाले अनेक हों, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। ये हुआ आपका परिपत्र। परि मतलब होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस पत्र। परि मतलब होता है चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, और पत्र मतलब पत्र, लेटर, समझ ही रहे हैं। यानी ऐसा पत्र जो चारों ओर अपना प्रभाव छोड़े या चारों ओर जो है जा सके, या चारों तरफ जो है प्रेषित किया जा सके, ऐसे पत्र को परिपत्र कहते हैं। परितः, परिस्थितिकी, तो ये सब क्या है, परि का मतलब चारों तरफ। तो ऐसे पत्र जो चारों तरफ अपना प्रभाव छोड़ें उनको परिपत्र बोलते हैं। इसी वजह से इनको गश्ती पत्र भी बोलते हैं, घुमंतु पत्र भी बोलते हैं। तो ये हुए आपके परिपत्र। इनके बारे में विशेष रूप से कुछ चीज़ें समझने वाली वो ये हैं कि यह अधिकांशतः एक आयामी होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पिछली क्लास में क्लियर किया था कि एक आयामी और बहुआयामी क्या होता है। एक आयामी का अर्थ होता है कि यह इनका जो संचालन होता है वो वरिष्ठ से हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, वरिष्ठ मतलब सीनियर और कनिष्ठ मतलब जूनियर, एक आयामी ही संचालन होता है।
एक आयामी होते हैं। इनकी भाषा भी सरकारी पत्र के हिसाब से राज्य की वैकल्पिक राजभाषा या टकसाली भाषा होती है। अनुशासन का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। शब्दों में जो स्पष्टता होनी चाहिए, पत्र में सरलता होनी चाहिए, पारिभाषिक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग होना चाहिए। ये कुछ इसकी मूलभूत विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ एक और इसकी अहम और सबसे अलग यूनिक विशेषता है, वो ये है कि इसमें जब पत्र संप्रेषित किया जाता है किसी भी जो किन्हीं भी विभागों को, तब उसमें क्या होता है, पत्र के साथ एक सादा पेज भी नत्थी कर दिया जाता है, जिससे ये उस व्यक्ति को ये परिपत्र पहुंच गया, ये सूचित हो जाता है जब वो रिसीविंग का साइन करता है। और इसके बाद यह जो है पुनः उसी कार्यालय में आ जाता है जहां पर से यह पत्र निर्गत किया गया था। ये परिपत्र की विशेषता होती है। अब परिपत्र का उदाहरण हम देख लेंगे। परिपत्र के बारे में एक चीज यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ लें। परिपत्र कई तरीके के होते हैं। अभी हमने सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्रों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम परिपत्र के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो परिपत्र कई तरीके के होते हैं। जैसे सरकारी पत्र से संबंधित परिपत्र, दूसरा अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित परिपत्र, ऐसे ही अनुस्मारक जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, अनुस्मारक से संबंधित परिपत्र। तो कई तरीके के परिपत्र होते हैं। तो ये परिपत्र जो है, अगर अधिकांशतः ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पूछता है कि भाई अर्ध सरकारी के संबंध में परिपत्र, तो आप अर्ध सरकारी के प्रारूप के अंतर्गत परिपत्र लिखेंगे। अगर सरकारी के अंतर्गत पूछता है तो सरकारी पत्र के प्रारूप के अंतर्गत परिपत्र लिखेंगे। और अगर अनुस्मारक के संदर्भ में पूछता है तो आप अनुस्मारक के संदर्भ में परिपत्र लिखेंगे। क्लियर? अब परिपत्र का प्रारूप हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। परिपत्र का प्रारूप कैसा होता है यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था कि आपको 3 पत्रों को साथ में पढ़ें। तो जो हमने सरकारी पत्र का प्रारूप देखा, हम सरकारी पत्र के संदर्भ में ही इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये 3 तरीके के भी लिखे जा सकते हैं, सरकारी पत्र के संदर्भ में, अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में और अनुस्मारक के संदर्भ में। लेकिन हम यहाँ पर विशेष रूप से अभी चर्चा करने जा रहे हैं सरकारी पत्र के संदर्भ में। तो वही सरकारी पत्र वाला जो प्रारूप है, उसी को आप जो है याद रखेंगे। उसी प्रारूप के अंतर्गत इसको, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उस पर लिख देंगे, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजमेंट करना होता है। वो चेंजमेंट क्या क्या है वो मैं बीच बीच में बताता चलूँगा। तो यहाँ पर प्रारूप सरकारी परिपत्र प्रारूप, इसमें भी वही हम शुरुआत करेंगे इसकी उसी तरीके से। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे प्रेषक, प्रेषक के बाद कॉमा, फिर प्रेषक का नाम, फिर पुनः पदनाम, नाम के बाद भी कॉमा, पदनाम के बाद कॉमा, उसके बाद प्रेषक का शासकीय पता, शासकीय पता के बाद हम लोग यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर परिपत्र संख्या भी हम लिखेंगे। परिपत्र संख्या जो भी लिख दीजिए, क 12 22 परिपत्र संख्या हो गई। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में याद रखेंगे आप, सेवा में प्रेषक के जस्ट सीध में रहना चाहिए। सेवा में के बाद फिर हम यहाँ पर पदनाम लिखेंगे।
यहाँ पर नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर पदनाम के बाद शासकीय पता लिखेंगे, जिन महोदय को मुझे पत्र प्रेषित करना है हम लोगों को। फिर इसका पूर्ण विराम लगाएंगे और इसके बाद फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ा बाहर हट करके अनुभाग लिखेंगे। अनुभाग कौन सा सेक्शन है, कौन सा अनुभाग है ये, तो उस अनुभाग को जो मान लीजिए स्थापना अनुभाग है या फिर नियुक्ति अनुभाग है, स्थानांतरण अनुभाग है, जो भी है आप इसको जो है अनुभाग लिखेंगे, वित्त अनुभाग है। अनुभाग के जस्ट सामने आप यहाँ पर वही अपनी दिनांक लिखेंगे। दिनांक मान लीजिए आज 4 अगस्त है, तो यहाँ पर 4/8/2023 लिखेंगे। पुनः यहाँ पर स्थान लिखेंगे। स्थान में जो भी स्थान यहाँ पर मान लीजिए लखनऊ है, प्रयागराज है, बरेली है, मुरादाबाद है, जो भी स्थान है यहाँ पर आप स्थान लिखेंगे। स्थान लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपका विषय आ जाता है। विषय को भी इनके सीध में ही लिखेंगे। विषय के बारे में आप यहाँ पर अपना विषय लिखेंगे। यहाँ पर एक जो चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो यह है कि जो विषय लिखेंगे, परिपत्र का जो विषय होगा वो थोड़ा अलग हट करके होगा। इसलिए विषय आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट लिखेंगे विषय में सावधानी ये रखनी है कि के संदर्भ में परिपत्र, यह विषय में परिपत्र शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पर एक थोड़ा चीज आप सुधार लेंगे। यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर समस्त पदनाम के साथ में समस्त शब्द का प्रयोग करेंगे। समस्त शब्द का प्रयोग करेंगे। समस्त मान लीजिए समस्त जिलाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो भी होगा आप यहाँ पर समस्त पद का प्रयोग करेंगे। समस्त पद को संबोधित होगा, ये यहाँ पर पद लिखा हुआ है, समस्त पद को ये संबोधित होगा। तो इस तरीके से आप समस्त पद के संदर्भ में लिखेंगे। तो ये दो चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, एक तो समस्त और दूसरा यहाँ पर परिपत्र। ये सरकारी पत्र से इसको भिन्न बनाता है, इसको अलग बनाता है। ये बारीक चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे इसके बाद बढ़ेंगे तो विषय देने के बाद फिर हम उसी बात पर आ जाते हैं कि यहाँ पर शुरुआत इसकी करेंगे महोदय, कॉमा दिया, फिर अपनी बात हम शुरुआत करते हैं कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। फिर पूरी अपनी बात बताएंगे और पुनः इसको जो है आप बात को मान लीजिए आपने एक पंक्ति में या दो पंक्तियों में जितना है पूरा किया। पूरा करने के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप दूसरे पैराग्राफ की अगर आवश्यकता है तो दूसरा पैराग्राफ 2 लिख करके डैश लगा करके दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। दूसरा पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा पैराग्राफ में आपने जो बात कहनी थी, कंप्लीट करनी थी, आपने कर दी। पुनः आपने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया। इस तरीके से जो पत्र का मुख्य भाग है वो हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। अब इसके बाद फिर पत्रांत व्यवहारिकता की बात आती है, तो हम लोग पत्रांत व्यवहारिकता पर भी काम करेंगे। यहाँ पर पत्रांत व्यवहारिकता के बारे में बताएंगे कि यहाँ चूँकि मैंने बताया इस सरकारी पत्र के आधार पर ही होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम भवनिष्ठ न लिख करके भवदीय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भवदीय। भवदीय के बाद वही फिर हस्ताक्षर होगा, फिर नाम होगा, नाम आपका ब्रैकेट में होगा, फिर यहाँ पर आपका पदनाम होगा, तो फिर पूर्ण विराम लगाएंगे।
पूर्ण विराम आपने लगा दिया। फिर इसके बाद में अगर परिपत्र के साथ में कोई संलग्नक है तो आप संलग्नक का प्रयोग करेंगे। संलग्नक का प्रयोग करेंगे। संलग्नक में आप यहाँ पर जितनी भी संलग्नक की संख्या है वो बताएंगे। मान लीजिए 2 संलग्नक हैं तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। आपने पहला संलग्नक दिखाया, दूसरा संलग्नक दिखा दीजिए। इसके बाद आप फिर नीचे आप आ जाएंगे प्रतिलिपि पर। इसमें प्रतिलिपि में आप स्पष्टता लिखेंगे कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप जिन जिन को प्रतिलिपि गई है उनके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर उनकी जितने मान लीजिए 3 लोग हैं जिनको आपने इसकी प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी होता है। प्रतिलिपि लिपि जो मूल लिपि है उसके एक जो फोटोकॉपी उसी को प्रतिलिपि बोलते हैं। तो जिसको आपने फोटोकॉपी भेजी है उसका नाम यहाँ पर नाम का उल्लेख करेंगे। आपने 3 लोगों को भेजी है तो आपने पहले का नाम ले लिया, फिर दूसरे का ले लिया, फिर तीसरे का नाम यहाँ पर आपने लिख दिया। और उसके बाद फिर यहाँ से इसके नीचे भवधी के जस्ट सामने यहाँ पर फिर लिखेंगे आज्ञा से। और यहाँ पर फिर आपका हस्ताक्षर होगा, फिर नाम होगा, नाम ब्रैकेट में यहाँ पर भी लिखेंगे, और पदनाम होगा। तो इस तरीके से हमने परिपत्र को देख लिया और ये परिपत्र का एक प्रारूप है जिसको मैंने आपको बहुत आसान तरीके से एकदम परफेक्ट वे में समझा दिया है। आप इस पर काम कर लेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो लेटर है, अभी 2 लेटर अपने शेष बचे हैं, इसमें कार्यालय आदेश और उसके बाद में आपका एक अधिसूचना। 2 पत्र बचे हैं, उन पर भी काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखना है अगला पत्र प्रारूप है, चौथा पत्र प्रारूप, वो है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश कार्यालय आदेश कार्यालय आदेश के बारे में पहले थोड़ा जान लीजिए कि आखिर कार्यालय आदेश है क्या। कार्यालय आदेश में होता क्या है कि कोई भी जो कार्यालय रहता है उस कार्यालय में जितने भी अधिकारी या कर्मचारी उससे जुड़े रहते हैं उनके संदर्भ में जो उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है उसके द्वारा जो निर्गत आदेश होता है वो कार्यालय आदेश होता है। सामान्य रूप से जो भी हमने अभी देखा, अभी पद के स्तर पर देखा या फिर विभिन्न विभागों के स्तर पर देखा, यानी 2 ऑफिसेज के बीच, 2 लोगों के बीच कनेक्टिविटी का मामला या उनसे संबंधित पत्र प्रारूप देखे। लेकिन ये एक कार्यालय से संबद्ध जो भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनसे जुड़ा हुआ एक विशेष और विशिष्ट तरीके का पत्र प्रारूप। इसकी विशेषता होती है कि यह कार्यालय से जुड़ी जो भी इसके विषय होते हैं, चाहे वो मान लीजिए किसी स्टाफ ने, कोई नया स्टाफ आ रहा है, किसी ने नई नियुक्ति पाई, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का पदावनयन हो गया, पदोन्नति हुई, प्रोन्नति हुई, किसी का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो गया, किसी की छुट्टियां स्वीकृत कर दी गई 2 महीने के लिए, किसी को वित्तीय कार्यवाही के अंतर्गत उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। तो इसके संदर्भ में जो भी आदेश निकाले जाएंगे कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी के द्वारा वो कार्यालय आदेश कहलाएंगे या कहे जाएंगे। इनकी विशेषता ये होती है कि यह एक आयामी होते हैं, अर्थात हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ की हुई और संप्रेषित होते हैं। इनकी भाषा भी शासकीय भाषा के रूप में होती है, लेकिन यह अनुशासनात्मक कार्रवाई के स्तर पर भी काम करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि कार्यालय आदेश क्या है। अब हम कार्यालय आदेश का यहाँ पर एक प्रारूप देखेंगे कि आखिर कार्यालय आदेश का प्रारूप कैसा होता है।
इसमें ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कार्यालय है और इसके ये महोदय बॉस हैं, डायरेक्टर हैं इसके, ठीक है। तो और इसके ये सब छोटे छोटे सेक्शंस हैं। ये मान लीजिए कोई वित्त अनुभाग है, कोई स्थापना अनुभाग है, कोई जो है मुख्य कार्यालय है। तो इस तरीके से जो भी होंगे इसके अंतर्गत जो भी ये जो विशेष रूप से अनुभाग हैं उनको जो ये पत्र निर्गत किया जाएगा, यह मोस्टली डायरेक्टर के थ्रू निर्गत किया जाता है, लेकिन ये अनुभाग अधिकारी द्वारा विशेष रूप से निर्गत किया जाता है। जो भी अनुभाग अधिकारी होता है निर्गत करता है और निर्देश किसका होता है, डायरेक्टर का होता है या हेड ऑफ द ऑफिस उसका होता है, ठीक है। तो यही कार्यालय आदेश, कार्यालय ही इनकी सीमा होती है। कार्यालय के बाहर इनका प्रभाव शून्य होता है। अपने कार्यालय में ही ये चाहे जो कुछ कर सकते हैं, उनके आदेश पालन के लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन कार्यालय के बाहर इनका प्रभाव शून्य होता है। अब हम देख लेंगे कि कार्यालय आदेश का प्रारूप कैसा है या कार्यालय आदेश के प्रारूप में क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। तो देखेंगे कार्यालय आदेश के संदर्भ में कार्यालय आदेश, तो इसमें सबसे ऊपर हम लिखते हैं विभाग का नाम, जो भी विभाग रहता है। उसके बाद अनुभाग का नाम लिखते हैं, यानी सेक्शन जो रहता है। अनुभाग के बाद फिर कार्यालय आदेश संख्या, क्योंकि कार्यालय में, हर कार्यालय में अगर आप लोग जो है कभी किसी सरकारी कार्यालय में, बड़े कार्यालय में गए हैं या उसको आपने देखा है, तो आप देखेंगे कि हर कार्यालय में कार्यालय आदेश से जुड़ा एक रजिस्टर रहता है, जिसमें कार्यालय आदेशों के की संख्या निश्चित रहती है। कि जैसे मान लीजिए आज जो है 4 अगस्त है, 4 अगस्त 2023, तो 4 अगस्त 2023 को जो पत्र निर्गत किया गया, उस डेट के साथ में, उस पत्र संख्या के साथ में वो उस रजिस्टर पर चढ़ जाता है पत्र कि उसमें कई कॉलम रहते हैं कि डेट रहती है, पत्र संख्या रहती है, निर्गत करने वाले अधिकारी के बारे में रहता है, उसका विषय रहता है और रिसीवर का नाम रहता है कि किसने प्राप्त किया। तो ये जो है कार्यालय आदेश का एक रजिस्टर होता है कार्यालय में, उसमें ये चीज़ दी रहती है। तो यहाँ पर कार्यालय आदेश संख्या हो गई। उसके बाद यहाँ पर फिर दिनांक, वही मान लीजिए दिनांक आज की 4 अगस्त है, तो 4 अगस्त लिख दीजिए, 4 अगस्त 23। फिर स्थान, स्थान मान लीजिए यहाँ पर रामपुर, रामपुर आपने लिख दिया, ठीक है। ये है हमने यहाँ पर लिख दिया, खासकर जो स्टार्टिंग इसकी शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद क्या होता है, हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे कार्यालय आदेश, कार्यालय ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कार्यालय आदेश बीच में लिखा जाता है, आप लिख देंगे कार्यालय आदेश। इसको मैं मिटा ही देता हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊपर नहीं लिखना है, ऊपर तो मैंने टॉपिक समझाने के लिए लिख दिया था। कार्यालय आदेश लिखने के बाद पुनः आप क्या करेंगे, फिर कार्यालय आदेश से संबंधित आगे जो उसका मुख्य भाग होता है, चूँकि इसमें विषय का उल्लेख जो है वो वांछित नहीं है, ऐसा प्रारूप में जो है कुछ विशेष नहीं रहता कि उसमें विषय के बारे में दिया जाए, तो उसमें डायरेक्ट जो है बात कही जाती है, जिसमें कार्यालय का जो प्रमुख रहता है वो लिखता है या उसका जो वाक्य की शुरुआत है वो इस रूप में कर सकता है, श्री अ ब सा को आदेशित किया जाता है या श्री अ ब सा को निर्देशित किया जाता है, जो भी होगा यहाँ से हम उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम फिर इसकी शुरुआत करेंगे कि श्री, मान लीजिए आ बा सा कोई भी है, आ बा सा को निर्देशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है
निर्देशित किया जाता है या फिर आदेशित किया जाता है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो है कार्यालय आदेश होता है, ये आदेशात्मक प्रवृत्ति का या प्रारूप होता है, इस वजह से इसमें निर्देश या आदेश जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर आपका जो है वही बात आप अपनी पूरी यहाँ पर कई जो भी पंक्तियाँ हैं उनके माध्यम से अपनी पूरी बात बताएंगे। चूँकि ये प्रारूप है इस वजह से इसको मैं ड्राफ्ट के रूप में ही लिख रहा हूँ। आप पूरी यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से बताएंगे। इसके बाद बात पूरी करने के बाद आप यहाँ पर पूर्ण विराम देंगे। पूर्ण विराम के देने के बाद आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर के बाद वही नाम, आपका नाम रहेगा ब्रैकेट में, फिर पद नाम, किस पद पर आप हैं ये रहेगा। ये आपका कार्यालय आदेश के अंतर्गत हो गया। और इसमें चूँकि संलग्नक भी न के बराबर होते हैं तो इस वजह से संलग्नक का उल्लेख करना वांछित समझें तो आप कर सकते हैं, या अगर नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अगर संलग्नक है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई संलग्नक के उल्लेख की बहुत आवश्यकता नहीं है। आपने संलग्नक का उल्लेख नहीं किया मान लीजिए, लेकिन इसके साथ में एक ज़रूरी चीज़ रहती है, वो ये रहती है कि इसमें जो प्रतिलिपि रहती है वो अधिकांशतः प्रेषित ही की जाती है। प्रतिलिपि, फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को अपेक्षित कार्यवाही या कार्यवाही करने के हेतु संप्रेषित। तो यह इसकी भाषा होती है, या सूचनार्थ या अनुपालनार्थ ऐसी भाषा होती है। तो यहाँ पर इसके प्रतिलिपि के संदर्भ में लिख लेंगे, प्रतिलिपि निम्नलिखित को, क्योंकि ये लाइन इसमें विशेष रूप से इसकी विशेषता है, मौलिक विशेषता। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो फिर जितने लोगों को प्रतिलिपि आपने भेजी है उन लोगों का प्रतिलिपि में आप जो है वहाँ पर नामोल्लेख करेंगे कि किसको किसको प्रतिलिपि गई है। मान लीजिए पहले एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, या फिर तीसरे व्यक्ति को। अगर 3 लोगों को है तो 3 लोगों को आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद फिर यही जो आपने ऊपर हस्ताक्षर लिखा है तो नीचे लिखेंगे ये आज्ञा से। यहाँ पर भवनिष्ठ या बहुधीय जैसे शब्द न प्रयोग होकर के आज्ञा से जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। तो आज्ञा से शब्द लिखने के बाद छोटी डैश लगाएंगे। उसके बाद वही फिर आप हस्ताक्षर, उसके बाद नाम आपका होगा, फिर आपका पदनाम होगा, आप इनका उल्लेख कर देंगे। तो इस तरीके से जो एक कार्यालय आदेश जो पत्र प्रारूप है वो आपका यहाँ पर पूरा होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कार्यालय आदेश में कुछ कुछ बारीकियाँ हैं, कुछ कुछ इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब हम एक अंतिम पत्र प्रारूप बचा है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो है हमारी अधिसूचना। वो क्या है? अधिसूचना। अधिसूचना को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नोटिफिकेशन। अधिसूचनाएं आप अक्सर जो है पढ़ते होंगे, देखते होंगे, सरकारी स्तर पर भी जो है कार्यालयों से निर्गत की जाती हैं, या अधिसूचना आप देखते होंगे पत्रों में, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होती हैं। तो अधिसूचना के बारे में थोड़ा पहले जान लेंगे, फिर उसके प्रारूप पर बात करते हैं। अधिसूचना, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि होता है क्या, शासकीय स्तर पर जो अधिसूचना होती है ये मूल रूप से जो बारीक चीज़ है, समझने वाली चीज़ ये है कि यह किसी अधिनियम के या नीति के अंतर्गत ही निर्गत की जाती है या इशू की जाती है। और जो अधिसूचना होती है वो मोस्टली राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से निर्गत की जाती है, जिसे राज्य सरकार निर्गत करती है। ये अधिसूचना की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है जो मैंने देखा है, बहुत से पुस्तकों में भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है
कि मोस्टली जो विज्ञप्ति होती है और अधिसूचना होती है उसको टीचर्स क्या करते हैं, एक ही में पढ़ा देते हैं या किताबों में। मैंने तो अधिकांशतः ये जितनी भी किताबें यूपी पीसीएस के लिए तैयारी करा रही हैं या लेटर ड्राफ्टिंग वाली से जुड़ी हैं, उनमें देखा है अधिसूचना को और विज्ञप्ति को एक ही साथ में वो लेकर के चल रहे हैं, जबकि दोनों में अंतर होता है। अधिसूचना और विज्ञप्ति में अंतर क्या होता है कि अधिसूचना और विज्ञप्ति दोनों अलग अलग रहती हैं। अंतर ये है कि अधिसूचना जो होती है, जब भी निर्गत की जाती है, वो किसी नीति के संदर्भ में, किसी अधिनियम के संदर्भ में, अधिनियम के संदर्भ में ही निर्गत की जाती है। जैसे किसी के प्रमोशन को लेकर के कि श्री आबासा यहाँ उप जिलाधिकारी थे, अब इनको जो है अपर जिलाधिकारी के रूप में यहाँ पर प्रोन्नत किया जाता है, यहाँ से स्थानांतरित करके मुरादाबाद में इनको अपर जिलाधिकारी वित्त या प्रशासन या प्रोटोकॉल इनको नियुक्त किया जा रहा है। तो उस रूप में ये क्या हुआ, ये एक नीति विषय है। जबकि विज्ञप्ति जो होती है वो मोस्टली व्यावसायिक, याद रखेंगे, व्यावसायिक विषय से जुड़ी होती है। यानी इसमें जो कॉमर्शियल पर्पस से विशेष रूप से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई निविदा है, सरकार के स्तर पर निविदा आमंत्रित करनी है तो उसकी विज्ञप्ति निकलेगी। मान लीजिए कोई क्रय विक्रय करना है, क्रय विक्रय, मान लीजिए सरकार के पास कई थानों में या किसी जनपद में जो है बहुत सी पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, उनके विक्रय के संदर्भ में सरकार ने कोई जो है विज्ञप्ति निकाली, तो वो विज्ञप्ति के अंतर्गत आएगी, वो अधिसूचना नहीं कही जाएगी। और अधिसूचना के साथ एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि वो हमेशा आपको जो है उसका सरकारी गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है। तो ये अधिसूचना की कुछ मूलभूत विशेषताएँ हैं। अब हम अधिसूचना के प्रारूप को जल्दी से देख लेते हैं। तो इस वजह से जब आप अधिसूचना लिखेंगे तो इस अंतर को वहाँ पर स्पष्ट करेंगे, नहीं तो आप सामान्य विज्ञप्ति के संदर्भ में लिख देंगे तो उसके मार्क्स आपको कम मिलेंगे। अब यहाँ पर अधिसूचना के प्रारूप के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उसका आखिर प्रारूप क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अधिसूचना और कार्यालय आदेश दोनों एक तरीके से विशिष्ट पत्र प्रारूप में है, तो जिनका पत्र प्रारूप लगभग समान होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है अधिसूचना में, उसको मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अधिसूचना में विभाग का नाम होता है, फिर उसके बाद अनुभाग, अनुभाग विभाग से एक छोटी यूनिट है, अनुभाग का नाम होता है। उसके बाद फिर अधिसूचना संख्या, अधिसूचना संख्या जो होती है वो लिखी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर दिनांक, मान लीजिए 3 अगस्त 2023, फिर स्थान, यहाँ पर मान लीजिए स्थान में यहाँ पर कोई भी आजमगढ़ दे दीजिए, कोई भी जो है किसी जनपद का एक स्थान का नाम दे दीजिए, ये हो गई। अब यहाँ पर आपने ऊपर का जो प्रारूप बता दिया, इसके बाद उसी प्रारूप पर यहाँ पर बताएंगे, बीच में लिख देंगे अधिसूचना, ये इसका शीर्षक रहता है। अधिसूचना का शीर्षक लिखने के बाद आप अधिसूचना के विषय की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि चूँकि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से निर्गत की जाती है राज्य सरकार द्वारा, तो इसमें आप प्रॉपर उस विषय को बताएंगे कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, इसमें आप यहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे तो उसमें पहली पंक्ति उसकी होगी एतद द्वारा, यानी इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि, सूचित किया जाता है कि अब जो जिस विषय में सूचित करना है उसके बारे में, विषय के बारे में आप इसको यहाँ पर प्रॉपर विषय का उल्लेख करेंगे। जो जो विषय बताना है आप यहाँ पर विषय बता देंगे। विषय बताने के बाद फिर अधिसूचना में यहाँ पर वही हम नीचे आ जाते हैं, जैसे सरकारी पत्र में उसमें कार्यालय आदेश में देखा था
यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर के बाद यहाँ पर हस्ताक्षर के बाद आपका नाम होगा। नाम के बाद नाम ब्रैकेट में रहेगा, फिर पदनाम होगा। पदनाम होगा, पदनाम के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद जो अगर कोई इनक्लोजर है तो आपको इनक्लोजर वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने कोई आपके अधिसूचना से संबंधित कोई इनक्लोजर है तो इनक्लोजर दे दीजिए, लेकिन मोस्टली जो अधिसूचना होती है उसमें इनक्लोजर नहीं होता है, तो हम फिर उसमें क्या करेंगे, प्रतिलिपि पर आ जाते हैं। प्रतिलिपि उस वहाँ पर हम प्रेषित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, फिर वही प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप यहाँ पर पूरा प्रतिलिपि के बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रतिलिपि किसको किसको प्रेषित करनी है वो बताएंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, खासकर इसका एक स्पेशल फीचर है या स्पेशल कैरेक्टर है अधिसूचना का, वो ये कि अधिसूचना में का सरकारी जो गजट होता है उसमें प्रकाशन अनिवार्य होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जब प्रतिलिपि भेजेंगे आप, उसमें आप और उल्लेख करेंगे ही, साथ में ही दो चीज़ों का उल्लेख अवश्य करेंगे। यहाँ पर एक तो दैनिक समाचार पत्र, कोई भी आप मान लीजिए आप हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, किसी भी समाचार पत्र को, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि आप पत्र का नाम कि यह जो है प्रतिलिपि हमारी किसी संपादक के समस्त दैनिक समाचार पत्र या फिर किसी अगर पत्र विशेष को भेजते हैं तो वहाँ पर आप लिख देंगे पत्र विशेष के संदर्भ में, मान लीजिए मैं समस्त संपादक समस्त समाचार पत्र, चूँकि अधिसूचना को समाचार पत्रों में जाना अपेक्षित रहता है, तभी चूँकि ये जन विषयों से जुड़ी होती है तब लोग जान पाएंगे इसको। और जो अंतिम रूप से आप एक इम्पॉर्टेंट है वो ये ज़रूर लिखेंगे कि इसी जो प्रतिलिपि है, जो डायरेक्टर हैं मुद्रण एवं प्रकाशन विभाग, लेखन सामग्री, उनको जो है अवश्य भेजेंगे। तो इस वजह से तीसरा लिख देंगे कि निदेशक मुद्रण सामग्री को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ, यानी ये अगले गजट का अंक आएगा उसमें ये उसको प्रकाशित करेंगे यानी पब्लिश करेंगे। तो ये आपकी अधिसूचना हुई। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमने देखा जो हमारे खासकर यूपी पीसीएस में 5 पत्र प्रारूप हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर तैयार कर लिया कि कैसे कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं, उन पर भी चर्चा कर ली। उसको लेकर के क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं उन पर भी चर्चा की, और हर एक का पाँचों का मैंने उनकी विशेषताओं और परिभाषा के साथ में उनके प्रारूप भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझा दिए, बता दिए। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कुछ आप लोगों की जानकारी हो, कुछ सूचना लेना चाह रहे हों तो आप जो है मैसेज करेंगे, आप लोगों को अपेक्षित सूचना दे दी जाएगी। और अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।